Hello friends, this is Dr. Mamta Jagannath Jirathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, आज हम अमालगमेशन ऑफ द कंपनीज़ का सॉल्व प्रॉब्लम देखेंगे। आज जो हम सॉल्व प्रॉब्लम देखेंगे, वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, जिसमें हम देखेंगे कंपटीशन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल किस तरह से कॉम्पीट की जाती है, गुडविल किस तरह से निकाली जाती है हमारी नेट वैल्यूएशन पर। तो ये वाली एडजस्टमेंट हम हमारी अमालगमेशन ऑफ कंपनीज़ की सॉल्व प्रॉब्लम में देखेंगे। सबसे पहले हम हमारी प्रॉब्लम को रीड कर लेते हैं। फॉलोइंग आर दी बैलेंस शीट्स ऑफ बिग कंपनी लिमिटेड एंड स्मॉल कंपनी लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ देयर अमालगमेशन इनटू मीडियम कंपनी लिमिटेड। अब हमें बैलेंस शीट दी हुई है बिग कंपनी लिमिटेड की और स्मॉल कंपनी लिमिटेड की, और इन दोनों की मिलकर एक मीडियम कंपनी लिमिटेड जो है वो फॉर्म होने वाली है, अमालगमेट होने वाली है। अब हमारे पास लाइबिलिटी साइड है और एसेट साइड है। लाइबिलिटी साइड में फर्स्ट हेड है शेयर कैपिटल का। जैसे कि हमें बताया गया है, बिग कंपनी के जो शेयर्स हैं वो 10 रुपीज़ के हैं और स्मॉल कंपनी के जो शेयर्स हैं वो 20 रुपीज़ के हैं। बिग कंपनी के पास 5000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ ईच से शेयर कैपिटल बनता है 50,000 रुपीज़। और स्मॉल कंपनी के पास 1500 शेयर्स है 20 रुपीज़ के, सो स्मॉल कंपनी का शेयर कैपिटल बन जाता है 30,000 रुपीज़। अब बिग कंपनी के पास जनरल रिजर्व है 17,000 रुपीज़, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड है 2,000 रुपीज़ एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 1,000 रुपीज़ एंड 6% डिवेंचर्स हैं 10,000 रुपीज़ के। ट्रेड क्रेडिटार्स बिग कंपनी के 5,000 रुपीज़, स्मॉल कंपनी के 3,000 रुपीज़ के हैं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो है वो बिग कंपनी का 1,500 और स्मॉल कंपनी का 1,000 रुपीज़ का है। अब हम एसेट साइड देखते हैं। एसेट साइड में बिग कंपनी के पास बिल्डिंग है 15,000 रुपीज़ की, स्मॉल कंपनी के पास नहीं है। मशीनरी है 55,000, स्मॉल कंपनी की है 25,000। इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिग कंपनी के पास है 3,000 रुपीज़। स्टॉक बिग कंपनी 5,000 रुपीज़, स्मॉल कंपनी 4,000 रुपीज़। सन्ड्री डेटार्स लेस आरडीडी। अब सन्ड्री डेटार्स का जो बैलेंस है वो बिग कंपनी का है 7,000 का और स्मॉल कंपनी का जो है वो है 5,000 का, और आरडीडी की जो अमाउंट है वो है 500 रुपीज़ की। तो स्मॉल कंपनी के पास आरडीडी माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है वो है 4,500 रुपीज़ की। कैश जो है वो है 1,500 बिग कंपनी की और 500 स्मॉल कंपनी की। तो इसी तरह से बिग कंपनी एंड स्मॉल कंपनी की बैलेंस शीट हमारे पास है, लाइबिलिटी साइड्स और एसेट साइड भी हमारे पास हैं। अब हम नज़र डालते हैं हमारी एडजस्टमेंट्स पर, यानी कि हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर। द कंपनी टेक्स ओवर ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ बोथ द कंपनीज ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। The assets of big limited company are taken over at reduced valuation of 10% with exception of building which are accepted at book value. Big company के जो assets हैं वो न्यू कंपनी ने reduced valuation यानी कि 10% reduced value के साथ लिए हैं और बिल्डिंग जो है उसे बुक वैल्यू पर ही लिया है। The machinery and stock of small company limited are taken over at 24,000 and 5,000 respectively. अब मशीनरी 25,000 की थी और स्टॉक 4,000 का था। मशीनरी के अमाउंट को रिड्यूस कर दिया है 24,000 यानी कि 1,000 से, और स्टॉक की अमाउंट को बढ़ा दिया है 5,000 से, यानी कि स्टॉक का वैल्यूएशन जो है वो एप्रिसिएट किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो है बोथ द कंपनीज आर टू रिसीव 5% ऑफ नेट वैल्यूएशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बिजनेस एज गुडविल। अब दोनों कंपनी को 5% जो है वो गुडविल मिलेगी उनकी नेट वैल्यूएशन के ऊपर। उसके बाद परचेस प्राइस जो है वो सेटिस्फाई की जाएगी मीडियम कंपनी से बाय इशूइंग देयर फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि 10 रुपीज़ ईच का जो शेयर है वो शेयर मीडियम कंपनी परचेस कंसिडरेशन के लिए इशू कर देगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अब हमें बताया गया है बिग कंपनी की जो शेयर्स हैं उसे हमें रिड्यूस वैल्यूएशन पे लेना है। तो अमालगमेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें बनाना पड़ता है परचेस कंसिडरेशन, यानी कि ये किस अमाउंट पर हमारी कंपनीज उनके बिजनेस को सेल कर रही है और नई कंपनी उनके बिजनेस को परचेस कर रही है। तो हम बनाएंगे हमारा परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन का फॉर्मेट और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है ये मैंने मेरी एक दूसरी वीडियो में डिटेल में बता दिया है। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर्स बिग कंपनी लिमिटेड एंड स्मॉल कंपनी लिमिटेड के 3 कॉलम दिख रहे हैं। अब हम शुरू करेंगे हमारी एसेट के साथ। अब बिग कंपनी लिमिटेड और स्मॉल कंपनी लिमिटेड की अमाउंट यहाँ पर हमें लिखनी है।
याद रखिए फ्रेंड्स, परचेस कंसिडरेशन में जो अमाउंट हम असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की लिखेंगे वो अमाउंट होगी जिस अमाउंट पर नई कंपनी एग्री करती है उनके बिजनेस को परचेस करने के लिए। यानी कि परचेस कंसिडरेशन में जो रिवाइज्ड वैल्यू होंगे हमारी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के वो हम यहाँ पर लिख देंगे, जबकि क्लोजिंग एंट्री जब हम करेंगे तब वहाँ पर बुक वैल्यूज़ ही लिखी जाएगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम शुरू करते हैं हमारी एसेट्स के साथ। तो एसेट्स में जैसे कि हमें पता है बिल्डिंग जो है बिग कंपनी के पास है, स्मॉल कंपनी के पास नहीं है। तो बिल्डिंग जो है वो बुक वैल्यू पर ली गई है, तो हम लिख देंगे एसेट्स में बिल्डिंग 15,000 रुपीज़ की। उसके बाद जो मशीनरी है वो मशीनरी थी बिग कंपनी के पास 55,000 रुपीज़ की। अब 55,000 रुपीज़ पर हमें रिड्यूस्ड वैल्यूएशन देना है, यानी कि 10% रिड्यूस कर देना है। 55,000 में से अगर हम 10% रिड्यूस कर दें तो 5,500 बन जाता है, अमाउंट आएगी 49,500। तो इस रिड्यूस्ड वैल्यूएशन पर बिग कंपनी क्या करेगी, उसकी मशीनरी को सोल्ड कर देगी। सो मशीनरी जो सोल्ड हो रही है बिग कंपनी की 49,500 रुपीज़ में, और स्मॉल कंपनी की जो मशीनरी थी वो 25,000 की थी। प्रॉब्लम में हमें बताया गया है कि 24,000 में उसे हम सेल करेंगे। सो ट्रांसफ़र होगी मशीनरी हमारी 24,000 से। अब इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ बिग कंपनी के पास थी जो कि 3,000 की थी। सो इन्वेस्टमेंट को अगर हम 10% से रिड्यूस कर दें तो 300 रुपीज़ से वो रिड्यूस हो जाएगी। सो अमाउंट आएगी 2,700 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट 2,700 रुपीज़, और स्मॉल कंपनी के पास नहीं है। स्टॉक जो है वो था 5,000 रुपीज़ बिग कंपनी का, रिड्यूस्ड वैल्यू यानी कि 10% रिडक्शन के बाद उसकी अमाउंट हो जाएगी 4,500। और स्मॉल कंपनी का जो स्टॉक था वो था 4,000 रुपीज़ का, उसे अप्रिशिएट कर दिया है 1,000 से, तो अमाउंट बन जाएगी 5,000 रुपीज़। सनरी डेटार्स जो थे बिग कंपनी के वो थे 6,300। वो रिड्यूस्ड वैल्यू है 6,300, ओरिजिनल वैल्यू थी 7,000 की, उसे हमने 10% से रिड्यूस कर दिया है। और स्मॉल कंपनी के जो डेटार्स थे उसे हमने बुक वैल्यू पर ले लिया है जो कि थे 5,000 रुपीज़ के। और कैश जो है वो कैश हम बुक वैल्यूज़ पर ले लेते हैं 1,500 एंड 500 रुपीज़ पर, क्योंकि कैश को रिड्यूस नहीं कर सकते। सो अब ग्रॉस एसेट हमारे पास आ जाते हैं। तो ग्रॉस एसेट बिग कंपनी के हैं 79,500 और स्मॉल कंपनी के आएंगे 34,500 के। अब एसेट होने के बाद हम हमारी जो लाइबिलिटीज़ हमने टेकन ओवर की है उन लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं। तो लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर में सबसे पहली लाइबिलिटी जो है जो कि बिग कंपनी के पास थी वो है डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स 10,000 के थे तो बुक वैल्यू पर हमने ले लिए हैं। उसके बाद की जो लाइबिलिटी है वो है ट्रेड क्रेडिटार्स की। ट्रेड क्रेडिटार्स भी हमने बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो बिग कंपनी के 5,000 रुपीज़, स्मॉल कंपनी के 3,000 रुपीज़। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है वो भी हमने ले लिया है जो कि बिग कंपनी के पास था 1,500 रुपीज़ का, तो वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। आरडीडी जो थी वो थी स्मॉल कंपनी के पास 500 रुपीज़ की, तो उसे भी हमने टेक ओवर कर लिया है। तो इसी के साथ टोटल ग्रॉस असेट्स में से हम लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट वैल्यूएशन। तो ये जो नेट वैल्यूएशन है वो आएगा बिग कंपनी का 63,000 रुपीज़ का और स्मॉल कंपनी का 30,000 रुपीज़ का। अब जैसे कि हमें प्रॉब्लम में बताया गया था कि हमें हमारी कंपनीज़ के नेट वैल्यूएशन पर 5% गुडविल देनी है, तो अब हम देंगे ऐड 5% गुडविल। तो 63,000 रुपीज़ पर 5% गुडविल जो है वो बन जाती है 3,150 रुपीज़ की, और स्मॉल कंपनी के 30,000 के नेट के वैल्यूएशन पर 5% से गुडविल बन जाएगी 1,500 रुपीज़। तो ये जो नेट वैल्यूएशन है और एडिशनली ये जो गुडविल है इन दोनों की मिलकर हमारे पास बन जाएगी परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट। तो अमाउंट पेएबल या परचेस कंसिडरेशन बनेगा हमारा बिग कंपनी का 66,150 एंड स्मॉल कंपनी का 31,500 रुपीज़। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स जो इशू करने हैं हमें वो है 10 रुपीज़ से, क्योंकि परचेस कंसिडरेशन जो है वो मीडियम कंपनी उनके शेयर्स इशू करके कंप्लीट करने वाली है, तो उन्हें शेयर्स मिलेंगे। तो बिग कंपनी को 66,150 रुपीज़ हमें देने थे, तो शेयर्स जो है वो 10 रुपीज़ का एक है, तो हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स जो देने पड़ेंगे बिग कंपनी को वो है 6,615 रुपीज़। जबकि स्मॉल कंपनी को 31,500 रुपीज़ हमें देने थे, तो शेयर्स की जो अमाउंट होगी वो होगी 3,150 रुपीज़ की। तो इसी तरह से हमारा जो परचेस कंसिडरेशन है वो हमने यहाँ पर कर दिया है। रिवाइज्ड वैल्यू यानी कि रिड्यूस्ड वैल्यू पर हमने बिग कंपनी के एसेट्स ट्रांसफ़र कर दिए हैं, लाइबिलिटीज़ बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र कर दी हैं, गुडविल भी हमने कैलकुलेट कर ली है हमारी नेट वैल्यूएशन पर, और हमारी परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट भी हमने निकाल दी है और उसे हमने इशू भी कर दिया है नंबर ऑफ़ शेयर्स में। तो इसी तरह से हमारा परचेस कंसिडरेशन रेडी है। अब हम बात करेंगे हमारी जर्नल एंट्रीज़ की। अब हमें बताया गया है कि सबसे पहले हमें क्लोजिंग एंट्रीज़ करनी है इन द बुक्स ऑफ बिग कंपनी लिमिटेड। फ्रेंड्स,
अमालगमेशन में जर्नल एंट्रीज करने के लिए एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने अमालगमेशन ऑफ कंपनीज के जर्नल एंट्रीज कैसे होते हैं, उसका प्रोफार्मा क्या है वो बताया था। उस प्रोफार्मा की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एंट्रीज कैसे बनी है। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लोजिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बिग कंपनी लिमिटेड। तो अब हम करेंगे 3 ग्रुप में इसकी एंट्री। तो फर्स्ट ग्रुप जो है वो होगा क्लोजिंग द अकाउंट्स शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो कुछ भी अकाउंट्स दिख रहे हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज साइड में, उन सबको हमें क्लोज कर देना है। तो हमारी जो पहली एंट्री होगी वो होगी एसेट्स अकाउंट को क्लोज करने की। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक ध्यान रखिए, अमालगमेशन में हम रियलाइजेशन अकाउंट निकालते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए होता है ताकि हमारे जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं अमालगमेशन के पर्पज़ के लिए वो थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट हम करेंगे और एट द एंड हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज भी कर देंगे। तो ये सारी जो ट्रांजैक्शंस है वो यहाँ पर होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अमालगमेशन के लिए जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो क्लोज हो रही है और जब भी वो क्लोज हो रही है तो वो डिसोल्यूशन की प्रोसेस में आ जाती है, लिक्विडेशन की प्रोसेस में आ जाती है। तो जब भी हम लिक्विडेशन करते हैं तो हमारा जो कामकाज होता है किसी भी कंपनी का वो बंद हो जाता है और कोई भी तरह का ट्रांजैक्शन हम वहाँ पर नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो कुछ भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसके लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट बना देते हैं। तो इसी रियलाइजेशन अकाउंट में हम हमारे जो सारे ट्रांजैक्शंस है वो कर देते हैं। हमारी जो कंपनी बंद होने वाली कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर हमारी प्रोसेस में हमें कुछ खर्चे लगते हैं, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं तो वो एक्सपेंसेस भी हम यहाँ पर लिख देते हैं और लास्टली हम हमारी रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज भी कर देते हैं। क्लोज करते वक्त रियलाइजेशन के अकाउंट पर प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसे हम शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो फर्स्ट एंट्री यहाँ पर हमारी जो बनेगी वो बनेगी एसेट ट्रांसफ़र की। तो एसेट जो है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे हमारी रियलाइजेशन अकाउंट को। तो हमारी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग बी कंपनी की थी 15,000 रुपीज़ की, टू मशीनरी अकाउंट। अब बिग कंपनी के अकाउंट में ही हम कर रहे हैं तो बिग कंपनी की सारी जो अमाउंट्स थी वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। फ्रेंड्स अब ध्यान दीजिए, मशीनरी अकाउंट में जो वैल्यू यहाँ पर दिख रही है वो है 55,000। परचेस कंसिडरेशन में जो प्राइस थी वो थी 49,500 की। देखिए फ्रेंड्स, परचेस कंसिडरेशन में जो प्राइसेस आएंगे वो रिड्यूस्ड यानी कि जो रीवैल्यूड प्राइसेस है वो आएंगी। वो वैल्यूएशन है जिस वैल्यूएशन पर नई कंपनी पुरानी कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर कर रही है। लेकिन यहाँ पर हम क्लोजिंग एंट्रीज कर रहे हैं तो क्लोजिंग एंट्रीज में हम बुक वैल्यूज़ लिखेंगे जो कि वैल्यूज़ आज हमारी बैलेंस शीट में दिख रही हैं एसेट साइड में। अब ये क्यों होता है, तो हमारी बैलेंस शीट में जो कुछ भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है उन्हें हमें अब जीरो करना होता है, उन्हें हमें नील करना होता है, तभी हमारा जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा। और अगर हम हमारी एसेट साइड में या फिर लायबिलिटी साइड में दिखने वाली बुक वैल्यूज़ पर अगर इन अकाउंट्स को क्लोज करेंगे, इन अकाउंट्स को ट्रांसफ़र करेंगे तो तभी वो अकाउंट क्लोज हो पाएंगे। अगर हम वहाँ पर चेंज्ड वैल्यू अगर लिखेंगे तो वहाँ पर बैलेंस होगा और बैलेंस होगा तो अकाउंट क्लोज नहीं होगा, तो बिजनेस भी कंप्लीटली हमारा बंद नहीं होगा। तो यही वजह है कि क्लोजिंग एंट्रीज जब भी हम कर रहे हैं तो क्लोजिंग एंट्रीज में हम बुक वैल्यूज़ लिखते हैं, यानी कि वो वैल्यूज़ जो हमारी बैलेंस शीट में दिख रही होती हैं। लेकिन परचेस कंसिडरेशन में हमें वो वैल्यूज़ लिखनी है जो कि जिस वैल्यूज़ पर हमारी नई कंपनी पुरानी कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ लेने के लिए तैयार है। तो मशीनरी अकाउंट बुक वैल्यू आएगी 55,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3,000, टू स्टॉक अकाउंट 5,000, टू डेटर्स अकाउंट 7,000, टू कैश अकाउंट 1,500। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे जो एसेट थे वो अन एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया है। बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यूज़। अब सेकेंड एंट्री जो होगी वो होगी लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करने की। अब बिग कंपनी की जो कुछ लाइबिलिटीज़ थी जो कि हमने ट्रांसफ़र कर दी थी रियलाइजेशन अकाउंट को और जो कि टेकन ओवर कर दी थी हमारी नई कंपनी ने। तो हमारी जो लाइबिलिटीज़ थी वो है डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़, ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज़, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट 1,500 रुपीज़, टू रियलाइजेशन अकाउंट 16,500 रुपीज़। तो ये वाली जो एंट्री है उसमें हमने हमारी जो लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर की गई थी उससे रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया था। बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ लाइबिलिटीज़ टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यूज़। अब इसके बाद हमारे सारे एसेट ट्रांसफ़र हो गए, हमारी लाइबिलिटीज़ भी ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन कुछ आइटम्स लाइबिलिटी साइड में दिख रहे हैं जैसे कि शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये जो 4 हेड हैं वो 4 हेड लाइबिलिटी की तरह हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि इन चारों हेड पर जो क्लेम होगा वो शेयर होल्डर्स का होगा।
ये जो चारों हेड्स है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स के हेड है, और ये जो सारी अमाउंट यहाँ पर रिटेन की गई है उन अमाउंट को हमें शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र करना होता है। तो ये चारों की चारों अकाउंट जो है जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के हैं उसे हमें शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र कर देना है। सो हमारी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज़, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 17,000 रुपीज़, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज़, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज़ टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 70,000 रुपीज़, बीइंग ट्रांसफर ऑफ सन्ड्री अकाउंट्स। तो इसी तरह से हमारी जो लाइबिलिटीज़ है वो भी हमने दे दिए हैं, हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं हमारी शेयर होल्डर को। तो इसी तरह से हमारी जो पूरी बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी है। अब नेक्स्ट जो ग्रुप है हमारा वो है परचेस प्राइस ड्यू और क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट का। तो जैसे कि हमने परचेस कंसिडरेशन देखा, परचेस कंसिडरेशन में बी कंपनी यानी कि बिग कंपनी के लिए हमारा जो परचेस कंसिडरेशन था वो था 66,150 रुपीज़ का। अब इस परचेस कंसिडरेशन को हम ड्यू कर देंगे, तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो होगी मीडियम कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 66,000 रुपीज़ 150 बीइंग परचेस कंसिडरेशन ड्यू। अब मीडियम कंपनी हमारी बिजनेस को ले रही है तो मीडियम कंपनी अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। अब हम देखेंगे हमारी शेयर होल्डर्स अकाउंट, अब हमारी रियलाइजेशन अकाउंट को हमें क्लोज कर देना है। अब देखिए रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने से पहले हमें रियलाइजेशन अकाउंट में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को कंसिडर करना पड़ेगा। अब जैसे कि हम देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, मैं फिर से आपको एक बार दिखा देती हूँ एक रियलाइजेशन अकाउंट के बैलेंस के बारे में। रियलाइजेशन अकाउंट की हमने फर्स्ट एंट्री की थी जहाँ पर हमने एसेट को ट्रांसफ़र कर दिया था, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में 86,500 रुपीज़ की अमाउंट आ गई थी। सेकेंड एंट्री में हमने रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था जहाँ पर हमने लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर दी थी और जिसकी अमाउंट बन गई थी 16,500 रुपीज़ की। अब 86,500 डेबिट साइड की अमाउंट है और 16,500 क्रेडिट साइड की अमाउंट है, तो इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो डेबिट साइड का जो बैलेंस है वो 70,000 का बच जाता है हमारा। और ये जो फोर्थ एंट्री है जहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट अगेन क्रेडिट साइड में दिख रहा है, तो अब हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 70,000 रुपीज़, उसमें से हम एक क्रेडिट बैलेंस को अगर माइनस करें तो हमारे पास बैलेंस आता है डेबिट साइड में 3,850 रुपीज़ का। अब चूंकि एक बैलेंस डेबिट साइड में है तो हम जानते हैं डेबिट साइड में एक्सपेंसेस या लॉसेस की अमाउंट होती है, तो डेबिट साइड में ये बैलेंस दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि रियलाइजेशन अकाउंट पर हमें लॉस हो रहा है। अब ये जो लॉस हो रहा है वो लॉस बियर करेंगे हमारे शेयर होल्डर्स, इसलिए इस लॉस को हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर होल्डर्स को। सो एंट्री बनेगी हमारी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,850 बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स। तो इसी तरह से हमारी सेकेंड ग्रुप की एंट्रीज भी यहाँ पर हो जाती है। थर्ड ग्रुप में हमारी जो एंट्री होगी वो होगी परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट रिसीव्ड की और हमारे परचेस कंसिडरेशन के डिस्ट्रीब्यूशन की। तो परचेस प्राइस रिसीव जब हमें होंगी तो परचेस प्राइस इस प्रॉब्लम में हमें शेयर्स में इशू होने वाली है, तो हम शेयर्स के अकाउंट से डेबिट करेंगे उसको। तो हमारी एंट्री जो बनेगी वो होगी न्यू शेयर्स अकाउंट डेबिट टू मीडियम कंपनी अकाउंट 66,150 बीइंग परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड इन शेयर्स। अब हमें शेयर्स मिलने वाले हैं। अब ये जो शेयर्स हमें मिले हैं वो शेयर्स हमारे नहीं हैं, तो वो शेयर्स हमारी शेयर होल्डर्स के हैं, तो इन शेयर्स को हम हमारी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमारी जो एंट्री होगी वो बनेगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू न्यू शेयर्स अकाउंट 66,150 रुपीज़ बीइंग परचेस कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड टू शेयर होल्डर्स। तो इसी तरह से हमारी जो क्लोजिंग एंट्रीज है इन द बुक्स ऑफ बिग कंपनी वो यहाँ पर हो जाती है। फ्रेंड्स मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूँ, पहली एंट्री जो हमने की थी वो थी ट्रांसफ़र ऑफ एसेट की, सेकेंड एंट्री जो की थी वो थी ट्रांसफ़र ऑफ लाइबिलिटीज़ की, थर्ड एंट्री हमने की थी जहाँ पर हमने हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स यानी कि कैपिटल प्रॉफिट शेयर जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र कर दिया था शेयर होल्डर्स को। उसके बाद हमने की परचेस प्राइस ड्यू की एंट्री और रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर दिया और उसके ऊपर होने वाले प्रॉफिट या लॉस को हमने ट्रांसफ़र कर दिया शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट एंट्री जो हमने की वो थी परचेस प्राइस रिसीव्ड की और फाइनल एंट्री जो की हमने वो थी परचेस प्राइस ट्रांसफ़र की यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इसी तरह से 7 एंट्रीज इस क्लोजिंग बुक्स में हमने कर दी है और हमारे ये क्लोजिंग एंट्री जो है वो हमारी बिग कंपनी के बन गए हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे जैसे कि हमें बताया गया है ओपनिंग बैलेंस शीट हमें दिखानी है मीडियम कंपनी की। अब मीडियम कंपनी में हाल ही में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को टेकन ओवर कर दिया है, तो ये वाली अमाउंट्स यहाँ पर हम लिख देंगे।
अब परचेस कंसिडरेशन में हमारे पास मीडियम कंपनी की सभी अमाउंट्स मौजूद हैं जिसे हमने यहाँ पर लिखना है। अब शेयर कैपिटल जो है हमारी मीडियम कंपनी का वो हमें पता है, क्योंकि हमने बिग कंपनी एंड स्मॉल कंपनी को शेयर्स इशू कर दिए थे हमारी कंपनी के। तो हमने जो शेयर्स इशू किए थे वो थे 6,615 बिग कंपनी को और 3,150 स्मॉल कंपनी को। तो टोटल जो शेयर इशू किए थे वो थे 9,765 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो हमारा जो शेयर कैपिटल बन जाता है वो है 97,650 का। उसी के साथ बिग कंपनी के जो 6% डिबेंचर्स थे वो भी हमने ले लिए हैं। तो सिक्योर्ड लोन्स में हमारे पास आएंगे 6% डिबेंचर्स जिसकी वैल्यू थी ₹10,000। करंट लाइबिलिटीज़ में हमने क्रेडिटार्स ले लिए थे। अब जो ट्रेड क्रेडिटार्स हमने लिए हुए हैं उन ट्रेड क्रेडिटार्स को हमें यहाँ पर लिख देना है जिसकी अमाउंट थी ₹8,000। अब ₹8,000 हमारे यहाँ पर लिख दिए हैं हमने, जो कि हमारी बोथ कंपनीज़ के हैं। उसके बाद हमने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी ले लिया था। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है वो था ₹2,500 का, तो उसे भी हमने ले लिया है। ट्रेड क्रेडिटार्स जो है वो दोनों कंपनी के मिलाकर हैं, यानी कि बिग कंपनी के 5,000 थे, स्मॉल कंपनी के 3,000 थे, तो दोनों के मिलाकर हमने टेक ओवर कर लिए थे। अब इसी तरह से हमने एसेट साइड को भी लिख देना है। एसेट साइड में सबसे पहले फिक्स्ड एसेट हम लिखते हैं। तो पहली जो एसेट आएगी वो है हमारी गुडविल। अब गुडविल जो है वो हमने कैलकुलेट की थी हमारी नेट वैल्यूएशन पर। बिग कंपनी के लिए हमने ₹3,150 दिए थे, जबकि स्मॉल कंपनी को ₹1,500 दिए थे, यानी कि इन टोटल गुडविल के हमने ₹4,650 दिए थे, जो गुडविल हमारी आ गई है हमारी न्यू बैलेंस शीट में। बिल्डिंग जो थी बिग कंपनी की वो हमने बुक वैल्यू पर ले ली थी, तो उसे भी हमने यहाँ पर लिख लिया है हमारी एसेट साइड में। मशीनरी जो है वो दोनों कंपनीज़ की हमने ले ली थी। मशीनरी की जो अमाउंट थी वो थी 49,500 बिग कंपनी की और 24,000 स्मॉल कंपनी की। तो टोटल जो मशीनरी की बनती है वो दोनों कंपनी की मिलाकर 73,500 में हमने ले ली, जो कि बन गई है हमारी नई कंपनी की मशीनरी। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट थी बिग कंपनी की उसे भी हमने टेक ओवर कर लिया है। तो इन्वेस्टमेंट में हम लिख देते हैं सन्ड्री इन्वेस्टमेंट, जो कि थी ₹2,700 की। अब करंट एसेट में हमने लिया है स्टॉक बोथ द कंपनीज का, जो दोनों कंपनी का मिलाकर हो जाता है ₹9,500 का। सन्ड्री डेटार्स जो है वो भी हमने ले लिए थे। सन्ड्री डेटार्स बिग कंपनी के 6,300 एंड स्मॉल कंपनी के थे 5,000, टोटल 11,300। आरडीडी जो थी वो स्मॉल कंपनी की थी, जिसे भी हमने टेक ओवर कर दिया है ₹500 की। तो हमारे जो 11,300 के डेटार्स थे उनमें से आरडीडी को हम माइनस कर देंगे 500, तो टोटल जो डेटार्स हमारे हैं वो है 10,800 के। और कैश जो है वो दोनों कंपनी की मिलाकर हमने टेक ओवर कर ली थी, जो थी ₹2,000 की। तो इसी तरह से जो टोटल लाइबिलिटीज़ एंड टोटल एसेट्स हमने टेक ऑन ओवर कर लिए थे उसे हमने लिख दिया है हमारी न्यू कंपनी में, और हमारे न्यू कंपनी में अब इतना बैलेंस है। अगर हम टोटल कर दें तो हमारी न्यू कंपनी की टोटल बन जाती है ₹1,18,150 की। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में हमने देखा, हमने नेट वैल्यूएशन निकाला गुडविल का, जो कि हमने परचेस कंसिडरेशन में दिखाया था। उसके बाद हमने क्लोजिंग एंट्रीज की इन द बुक्स ऑफ बिग कंपनी, और हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बताई मीडियम कंपनी यानी कि न्यू कंपनी में। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि अमालगमेशन का ये जो सॉल्व प्रॉब्लम मैंने आपके सामने रखा है वो आपकी स्टडीज़ में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। फ्रेंड्स, आपको ये प्रॉब्लम कैसे लगा बताना ना भूलें। अगर आपको इस प्रॉब्लम में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में आपका अपना प्रॉब्लम लिखना ना भूलें। मैं उन सारे क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स, आप इस प्रॉब्लम को खुद स्टडी कीजिए ही, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और अपने स्टूडेंट्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे अमालगमेशन के एक और प्रॉब्लम के साथ, जिसमें हम और एक अलग एडजस्टमेंट लेकर आएंगे और अलग कैलकुलेशन लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए अमालगमेशन अकाउंट की इन सॉल्व प्रॉब्लम की सीरीज़ को, जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट एडजस्टमेंट के साथ। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।